प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। बेटा जी हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। आप सबको पता है कि हमने एक बार फिर से M3R5 सिलेबस को शुरू करा है, जो कि आपका ओ लेवल का तीसरा पेपर होता है और जिसमें आपको टोटली पाइथन पढ़नी होती है। तो उसी पाइथन कोर्स के अंतर्गत आज ये हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है। पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि आपके पाइथन का सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपके पास 20 दिन का समय बचा है, 1 महीने का समय बचा है, जितना भी समय, अगर आप कम से कम समय में उसको खत्म करना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए आज ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो आपका है कंप्यूटेशन का, और इस कंप्यूटेशन के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कंप्यूटेशन आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर लिखी हुई दिख भी रही होगी। कह रहा था स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज नोन एज कंप्यूटेशन। बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई समस्या है, हमको किसी प्रोग्राम का डेवलपमेंट करना है, हमको कुछ बनाना है, या फिर हमको हमारे दैनिक जीवन की समस्या का समाधान निकालना है, तो हमको समाधान निकालने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है ना। उन स्टेप्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन स्टेप्स को बेटा हम लोग बोलते हैं कंप्यूटेशन, है ना। वो जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो प्रोसीजर क्या कहलाता है, कंप्यूटेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अभी हम आपसे कह दें कि आपको सिंपल से तरीके से याद रखिए, घर बनाना है। क्या करना है, घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि घर किसके लिए बनाना है, खुद के लिए बनाना है, अपने जानवरों के लिए बनाना है, या किसी को गिफ्ट करना है, या फिर कैसे बनाना है। तो वही चीज कह रहा है कि सबसे पहले सोचना है क्या बनाना है, क्यों बनाना है और कैसे बनाना है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, घर बनाने में क्या क्या सामान लगेगा उसकी एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। तीसरी बात, घर का नक्शा कैसा होगा उसको ध्यान देना है। फिर चौथी बात क्या है कि घर का निर्माण कार्य करना है। पांचवी बात में हमने यह देखना है कि हम जो चाहते थे हमारा घर जैसा बने, क्या वैसा है या नहीं है। और देन छठवीं बात होती है, फिर उसमें घर में हमको अपनी सिक्योरिटी वगैरह लगानी होती है। ठीक है ना। तो वैसे ही कंप्यूटेशन के भी बेटा क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। वही चीज आपसे कह रहा है, कहता है इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर प्रोग्राम। ये जो कंप्यूटेशन होता है ये कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। इट इवॉल्व्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एल्गोरिथम्स टू ट्रांसफॉर्म इनपुट डाटा एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसमें हम लोग इनपुट डेटा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी गई हैं। जो मेन मुद्दा समझने का है वो ये है कि हमारे कंप्यूटेशन में कितने स्टेप होते हैं। तो बेटा जी हमारे कंप्यूटेशन में होते हैं 6 स्टेप। कितने, 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है समस्या को समझना। अभी हमने बताया ना, घर कहां बनाना है, क्यों बनाना है, किसके लिए बनाना है, कैसा बनाना है, लकड़ी का, मिट्टी का, ईंट का, है ना, या पत्थर का। तो वो चीज समझी जाती है पहले स्टेप में। वैसे ही प्रोग्राम को भी समझा जाता है, कौन सा प्रोग्राम डेवलपमेंट करना है और किसके लिए और क्यों करना है। तीसरा जो है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। हमने बताया ना, घर में ईंट, मिट्टी, सीमेंट, मोरंग, सरिया, गिट्टी, दरवाजा जो जो लगना है उसका आप एक पूरा लिस्ट तैयार करते हो। तो वैसे यहाँ पर वेरिएबल्स का एक लिस्ट तैयार करते हो, कौन कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल होगा और किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको लिखा जाएगा। देन फिर कहा कि घर का नक्शा बनवाते हो कहीं किसी से, ठीक, कि नींव कैसे खोदी जाएगी और कहां पर क्या बाथरूम, किचन, लैट्रिन, सीढ़ी, बरामदा कहां कैसे होगा। तो वैसे ही प्रोग्राम का भी एक लेआउट डिजाइन करते हैं, और लेआउट डिजाइन करने के लिए हम लोग फ्लो चार्ट वगैरह का सहारा लेते हैं। ठीक है ना। फिर चौथे स्टेप में प्रोग्राम का डेवलपमेंट करते हैं कि कौन सा प्रोग्रामर इस प्रोग्राम को बढ़िया बना सकता है, या फिर किस लैंग्वेज से यह प्रोग्राम सुंदर तरीके से बन सकता है। वही सेम कहानी घर में भी होती है कि कौन सा मिस्त्री बढ़िया होगा, कौन सा प्लम्बर बढ़िया होगा, कौन सा पेंटर बढ़िया होगा, है ना, कौन सा इलेक्ट्रिशियन बढ़िया होगा। वो हम लोग चूज करते हैं और उसके हिसाब से अपने घर का डेवलपमेंट करवाते हैं। पांचवा फेज जो है, पांचवा स्टेप जो है वो है टेस्टिंग और डिबगिंग का। मतलब कि हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कहीं किसी प्रकार की कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उसको हम लोग बग कहते हैं, और उस बग को दूर करना, बग को फिक्स करना क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। तो ये आपका पांचवा चरण होता है। और अगर हमारा प्रोग्राम डिबग हो गया, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है, तो लास्ट स्टेप में हम लोग अपने प्रोग्राम को सिक्योर करते हैं और वैलिडेट करते हैं। तो ये 6 चरण आपको याद रखने जो कि कंप्यूटेशन को होते हैं, और यही 6 चरण आपकी दैनिक जीवन में भी, आपकी जिंदगी में भी फॉलो किए जाएंगे। किसी समस्या का समाधान ढूंढना होगा तो। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब भी लेआउट डिजाइन करिए बेटा, तो आपको ध्यान देना है कि लेआउट हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए, और ऐसा लेआउट बनाइए कि प्रोग्राम थोड़ा सा सिंपल बने, पढ़ने में आसान हो, और वो खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर दे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, या फिर उसमें सिंप्लिसिटी साफ साफ दिखनी चाहिए। ठीक है ना। फिर बात ये आती है कि सर प्रोग्राम आखिरकार होता क्या है। तो बेटा प्रोग्राम बहुत सारी बार, मतलब बहुत बार हमने बताया है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि किसी कंप्यूटर के लिए लिखा जाता है, और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है और उस हिसाब से वो काम करता है जो उसको काम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। कह रहा है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कोड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू इट।
ठीक है ना, व्हेन टू डू इट मतलब आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है ना, ये तीन चार बातें कौन बताता है, प्रोग्राम बताता है। किसको बताता है, कंप्यूटर को बताता है। तो वही प्रोग्राम क्या, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ठीक है ना, फिर कह रहा है प्रोग्राम कैन बी रिटन इन अ वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्राम को हम लोग बहुत सारी भाषाओं में लिख सकते हैं, जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, सी लैंग्वेज हो गई, है ना। और इनका जो यूज होता है वो किसी स्पेसिफिक काम को टारगेट किया जाता है। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप बना है तो व्हाट्सएप हम लोग स्टेटस लगा सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही कैलकुलेटर बना है तो कैलकुलेटर, उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हो आप। गूगल पे बना है तो पेमेंट कर सकते हो आप। तो प्रोग्राम जो भी बनाए जाते हैं वो विशेष कामों के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अब प्रोग्राम को बनाने का जो नियम है, जो रूल है, वो क्या है बेटा, तो उसके लिए हमने आपको बताया भी है एपीएफपी रूल। कौन सा, एपीएफपी रूल। एपीएफपी रूल क्या है, तो सबसे पहले आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम लिखने के बाद फिर हम लोग स्यूडो कोड तैयार करेंगे। स्यूडो कोड तैयार करने के बाद फ्लो चार्ट तैयार करते हैं, और फ्लो चार्ट तैयार करने के बाद लास्ट में हम लोग क्या फाइनलाइज करते हैं, अपना प्रोग्राम फाइनलाइज करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है कि आप किसी प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आगे का टॉपिक है एल्गोरिदम क्या होता है। तो बच्चा एल्गोरिदम भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। बस इतना याद रखना, ये ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा जाता है। ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब हिंदी, इंग्लिश, अवधी, भोजपुरी, जो भी आपकी इच्छा हो आप उसमें लिख सकते हो। कहीं बाध्यता नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। बस इंसान के समझ में आ जाए जिसके लिए आप एल्गोरिदम लिख रहे हो, और ये बताता है किसी समस्या को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज रिटन इन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। ठीक है, इट इज नेसेसरी इन इंग्लिश लैंग्वेज। कहीं अब नेसेसरी क्यों है, नेसेसरी इसलिए हो जाता है क्योंकि दुनिया में एक ही लैंग्वेज है जो हर जगह समझी जाती है, वो इंग्लिश है। बाकी इसका कोई सिंटैक्स नहीं है, ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होती है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। भाई किसी को अवधी समझ में आती है तो आप अवधी में उसको लिए लिखोगे, किसी को भोजपुरी आती है, किसी को डच आती है, फ्रेंच आती है, तो आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहो उसको लिख सकते हो। कह रहा इफ द एल्गोरिदम आर रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज देन इट विल बिकम अ प्रोग्राम। अगर उसी एल्गोरिदम को कंप्यूटर की भाषा में लिख दिया जाए बेटा, तो वही प्रोग्राम, वही एल्गोरिदम क्या बन जाता है, प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है ना। अब एल्गोरिदम को और डिफाइन करें, कह रहा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। ये जो एल्गोरिदम होता है ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताता है, किसी समस्या के समाधान के चरणों को बताता है कि किस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है वो सॉल्व होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। आगे बात करते हैं कि आपको जब भी प्रोग्राम बनाना है या एल्गोरिदम लिखना है, तो एल्गोरिदम लिखते टाइम आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, और वो बातें क्या हैं उन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि जो आपका एल्गोरिदम है बेटा वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हम किसी भी लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है या हिंदी में लिखना है या फिर अवधी, उर्दू, मराठी में लिखना है। ठीक है ना, आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ठीक, सेकंड आपका जो है वो ये है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो एकदम सिंपल होना चाहिए और कंप्लीट अनएम्बिगस होना चाहिए। मतलब क्या है कि वो बताएगा कि हम किस लिए लिखे गए हैं और हमारे एल्गोरिदम लिखने का उद्देश्य क्या है, हम कौन सी समस्या का समाधान कब और कैसे देंगे। ठीक है। थर्ड की बात करें तो इसके पास एक नॉर्मल सा फ्लो होना चाहिए कि मतलब हमको हमारा जो फ्लो चार्ट है वो किस फॉर्मेट में लिखना है और वो हमारा फ्लो चार्ट किस फॉर्मेट में रिजल्ट देगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि इट हैज स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम फ्लो। इसके पास क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम फ्लो होना चाहिए। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है इट शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इसके पास कुछ ही लिमिटेड स्टेप्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 500 स्टेप, 1000 स्टेप, 5000 स्टेप का बनाते चले जाओ। मतलब लिमिटेड स्टेप्स होने चाहिए। फाइनाइट का मतलब इसको हम लोग काउंट कर सकें। ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा इट हैज नॉट एनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मतलब इसके पास खुद का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ना इसका कोई सिंटैक्स। अभी हमने आपको बताया ना कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसी लैंग्वेज में लिखना है। वो सारी बातें यहां पर आपको याद रखनी है। कह रहा इट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड मेंड आउट प्लेन सोल्यूशन। है ना, ये क्या है, समस्या को समझने में हेल्पफुल होता है और सोल्यूशन निकालने में भी हमको हमारी मदद करता है। ठीक, बड़ा सिंपल सा हमने यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट बना करके दिखाया हुआ है और फ्लो चार्ट के साथ साथ उसका एल्गोरिदम भी है। आप देख भी पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर।
ये देखिए यहां पर क्या लिखा है हमने, एल्गोरिदम लिखा है, और यहां पर ये क्या है, फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट की परिभाषा भी हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए, एल्गोरिदम में सबसे पहले क्या लिखा कि हमको स्टार्ट करना है, शुरू करना है, और शुरू क्या करना है, हमको इनिशियलाइज कर लेना है f बराबर 0 और c बराबर 0। अभी f की वैल्यू कितनी है, 0 है, और c की बराबर वैल्यू भी कितनी है, 0 है। वास्तव में बेटा ये जो आपका फ्लो चार्ट है, एल्गोरिदम है, ये डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने का है। डिग्री सेल्सियस से किस में कन्वर्ट करने का है, फॉरेनहाइट में, टेम्परेचर को। तो वहां पर अभी क्या करा, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में उसने सी की वैल्यू को रीड कर लिया, मतलब सी की वैल्यू में हमने कुछ वैल्यू इंसर्ट करी, हमने लिख दिया 37 डिग्री सेल्सियस। हमने कितना लिखा, 37 लिख दिया। अब आगे क्या करेगा, यफ, जो यहां पर यफ लिखना, यहां पर एफ एच यहां पर भी लिख दो, ठीक है ना, ताकि दोनों सेम सेम रहे। तो एफ एच बराबर कितना, 1.8 इंटू सी प्लस 32 इंटू सी प्लस का 32, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया भी है। फॉर्मूला क्या है बेटा, सी अपॉन 5 बराबर एफ माइनस 32/9। सी अपॉन 5 बराबर एफ माइनस 32/9। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, इसी फॉर्मूले के आधार पर ये आपका पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। तो यहां पर कह रहा है कि फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अब ये जो डिग्री सेल्सियस है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये फॉरेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद आपको क्या करवा लेना है, एफ एच को प्रिंट करवा लेना है। एफ एच यहां पर जो दिया गया है इसको प्रिंट करवा लेना है। ठीक, और छठवें स्टेप में आपको अपने एल्गोरिदम को बंद कर देना है। ये आपके 6 स्टेप हुए एल्गोरिदम के, और 6 स्टेप आपको फ्लो चार्ट में भी दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। स्टार्ट के लिए हमको टर्मिनल लेना होता है, स्टार्ट ले लिया। हाँ, और इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग लेते हैं रेक्टेंगल। तो सी बराबर 0, एफ बराबर 0, है ना। यहाँ पर भी एफ एच कर लीजिएगा। ठीक, फिर रीड किया सी को किससे, कीबोर्ड से, इनपुट डिवाइस से। ठीक, और इसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम लेते हैं। फिर प्रोसेसिंग करनी है हमको, तो हम लोग फिर रेक्टेंगल ले लिए, और उसके बाद हमने इसको प्रिंट कराया, राइट कराया। तो राइट कहां पर कराते हैं, किसी आउटपुट डिवाइस पर, जो कि हमारा मॉनिटर है। और लास्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कैसे हम लोग एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाते हैं, और उसके बनाने का सीक्वेंस क्या है। ठीक, फिर बात आती है एपीएफपी, बोला था ना एपीएफपी। तो ए के बाद क्या आता है, पी आता है। पी का मतलब स्यूडो कोड। स्यूडो कोड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं हम लोग। तो बेटा स्यूडो कोड भी आपका एक हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन होता है एक प्रोग्राम का या फिर किसी एल्गोरिदम का, जो कि नेचुरल लैंग्वेज में लिखा होता है। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब ये है कि वो हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। और ये है प्रोग्राम के मेन कॉन्सेप्ट को, मेन लॉजिक को डिस्क्राइब करता है। यहां पर लिखा भी हुआ है, ये क्या करता है, प्रोग्राम के मेन कॉन्सेप्ट या मेन लॉजिक को डिस्क्राइब करता है और प्रोग्राम के फ्लो को बताता है। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि सिंपल सा तरीका आपको बताना है कि आप वोट देने के अभी लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, एज एंटर कराओगे, स्टार्ट पहले लिखोगे, फिर एज एंटर कराओगे, फिर एज को रीड करोगे, फिर उसके बाद चेक करोगे कि क्या आपकी जो एज है, हाँ, वो हमारी एज 18 से बड़ी है या नहीं। फिर है तो ये, नहीं है तो ये, बहुत सारा लंबी सा प्रोसेस लिखते हो अपना। लेकिन जो स्यूडो कोड है, वो स्यूडो कोड यही इतना होता है जहां पर चेक करते हैं हमारी एज 18 से बड़ी है या नहीं है। तो प्रोग्राम का मेन लॉजिक कौन बताता है, स्यूडो कोड बताता है। ये आपको याद रखना है। या फिर कैलकुलेशन, जैसे अभी हमने करा ना, ये एल्गोरिथम लिखा है, इसमें स्यूडो कोड क्या है बेटा, तो स्यूडो कोड यही इतना है बस, ये, क्योंकि सारा लॉजिक इसी में छिपा हुआ है। ये आपका क्या हो गया, स्यूडो कोड। यहाँ पर ये आपका दिख रहा है ना, ये स्यूडो कोड हो जाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए कह रहा है, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो कोड फॉर अ सिंपल एल्गोरिथम दैट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो एवरेज ऑफ 3 नंबर्स कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा तरीका, हमको 3 नंबर इनपुट करा लेने हैं, तीनों का सम निकाल लेना और सम को 3 से भाग दे देना। वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा सिंपल सा तरीका हो जाता है स्यूडो कोड का। यही तो मेन लॉजिक है ना, कि 3 नंबर को जोड़ लीजिए, उसको 3 से भाग दे दीजिए, आपका क्या आ गया, स्यूडो कोड आ गया। अब बारी आती है एपीएफपी में, एफ की बारी। एफ का मतलब क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है। कह रहा है इट इज अ ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्टेप्स ऑफ गिवन प्रॉब्लम। मतलब ये क्या होता है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, या यूं कहे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी समस्या के समाधान का, है ना। और समस्या का समाधान हम लोग अभी सॉल्व करके आए किसमें, एल्गोरिथम में। तो ये समझ लो, एल्गोरिथम को ग्राफ के माध्यम से लिख दो, सिंबल के माध्यम से लिख दो, या पिक्चर्स के माध्यम से, तो वो क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है ना। और इसके सिंबल को किसने स्टैंडर्डाइज किया बेटा, इसके सिंबल को आंसी ने स्टैंडर्डाइज किया है। ठीक, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट नामक कंपनी है, उसने इसके सिंबल्स को स्टैंडर्डाइज किया। ठीक है ना। कह रहा है एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर समटाइम्स राइट प्रोग्राम्स विदाउट ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। कभी कभी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर क्या करते हैं, बिना फ्लो चार्ट डिजाइन किए ही प्रोग्राम लिख देते हैं। मगर बिगिनर्स को हमेशा पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है और उसके बाद फिर आपको प्रोग्राम लिखना है, जिससे आपकी जो एरर्स हैं, वो होने वाली गलतियां हो जाती हैं कम। ठीक,
फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के रूल्स क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं? तो बेटा इट हैज ओनली वन स्टार्टिंग, यहां पर स्टार्टिंग कर दीजिएगा, है ना, पॉइंट एंड वन एंडिंग पॉइंट, मतलब एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक ही एंडिंग पॉइंट होगा, बाकी आप बीच में जो भी मर्जी वो बनाएं, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक एक ही होगा। कैन आई यूज द करेक्ट सिंबल फॉर पर्टिकुलर स्टेज? हर स्टेज के लिए आपको स्पेसिफिक सिंबल का इस्तेमाल करना है, जो जिसके लिए यूज होता है वो हमको वही यूज करना है। फिर आगे कह रहा है द फ्लो ऑफ लॉजिक शुड बी क्लियर, जो लॉजिक है, जो फ्लो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है यूज प्रॉपरली लेबल्ड कंटेनर्स टू लिंक द पोर्शंस ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है ना, आपको प्रॉपरली कंटेनर का इस्तेमाल करना है एक पोर्शन के फ्लो चार्ट को दूसरे पोर्शन से लिंक करने के लिए डिफरेंट पेजेस पर। फिर कह रहा है लाइन शुड बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लाइन हमेशा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए और लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक। फ्लो चार्ट के रूल्स क्या क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द मेन लॉजिक एंड देन कॉर्पोरेट इट, है ना, आपको सबसे पहले मेन लॉजिक को समझना, देन आपको कॉर्पोरेट करना है उसको, डिटेल्स को, ठीक। कह रहा डो नॉट गिव एवरी डिटेल इन द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में सारी डिटेल नहीं देनी होती है, केवल मेन चीजें लिखनी होती हैं। कह रहा स्टेटमेंट इन फ्लो चार्ट सिंबल शुड बी प्रिसाइज एंड अंडरस्टैंडेबल, आप जो भी उसमें लिखिए, जो भी सिंबल लगाइए वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए और प्रिसाइज होने चाहिए, ठीक है ना, छोटे होने चाहिए। मतलब यूज डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि आपको जैसे एज लिखना है तो एज के लिए ए एक्स वाई जेड ये सब नहीं लिखना, एज के लिए एज ही लिखिए ताकि समझ में भी आए थोड़ा सा, ठीक। आगे कह रहा है या तो आप लेफ्ट से राइट जाइए या तो टॉप से बॉटम जाइए, दो ही डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट या तो आपको जाना है या तो टॉप टू बॉटम आना है। फिर कह रहा है द क्रॉसिंग ऑफ फ्लो लाइन शुड बी अवॉइडेड, है ना, अवॉइडेड नहीं होगा यहाँ पर, अवॉइडेड होगा, ठीक है ना, क्या होगा, अवॉइडेड। अवॉइडेड का मतलब कि आपको हमेशा अगर फ्लो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं इस चीज से आपको बचना है। बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं कि हमारे फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल होते हैं और उन सिंबल का क्या क्या इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हमको स्टार्ट और स्टॉप के लिए टर्मिनल का इस्तेमाल करना होता है बेटा, ये हमारा टर्मिनल है, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं, इसका इस्तेमाल स्टार्ट या स्टॉप के लिए करते हैं। फिर प्रोसेस के लिए बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगल का, जिसको आप आयत भी बोलते हैं हिंदी में, और ये ओवल शेप भी इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, ओवल शेप भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना। फिर इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। डिसीजन या ब्रांचिंग के लिए हम लोग डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, इसको क्या नाम है, इसका नाम है डायमंड, या डायमंड नहीं कहना है तो आप एक नाम और क्या कह सकते हो, वो है काइट, क्या है बेटा, काइट है, तो इसका नाम काइट भी हो जाएगा। कनेक्टर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर्कल का, बट ये सर्कल ऐसा नहीं होता, सर्कल में यहाँ पर एक लेटर भी लिखा जाता है, जैसे हमने कोई लेटर लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है ना। तो आप जिस पेज से करेक्ट करना चाह रहे हो, मतलब जिस फ्लो चार्ट से, उसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, और इसके बाद यहाँ पर ऐसे एक तीर लगी होती है, तो ये आपका कनेक्टर हो गया। फ्लो लाइंस को हम लोग एरो से दिखाते हैं, वो आपकी वर्टिकल हो सकती है या हॉरिजॉन्टल हो सकती है, चाहे लेफ्ट से राइट जाएगी या फिर टॉप से बॉटम। मैनुअल इनपुट के लिए आप इस बॉक्स का इस्तेमाल करोगे, जो कि थोड़ा सा ऐसे बनता है, ठीक, ऐसे इस फॉर्मेट में थोड़ा सा ये बनता है, ऐसे आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई ना। और उसके बाद प्रीडिफाइंड प्रोसेस के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसे दो लाइन और खींच देते हैं रेक्टेंगल में, तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रीडिफाइंड प्रोसेस हो जाता है। तो ये आपका टोटल क्या रहा, पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे, जहां पर हमने आपको बताया कि कंप्यूटेशन क्या होता है ना, और कंप्यूटेशन क्यों जरूरी है, हमारे जीवन में भी कंप्यूटेशन जरूरी है बेटा, और प्रोग्रामिंग में तो जरूरी है ही, ठीक है ना। उसके बाद कंप्यूटेशन के बाद हमने आपको बताया एपीएफपी रूल, एपीएफपी रूल बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिदम, स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 लगभग बेसिक्स इसमें हमने आपको बता दिया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, उसमें हम लोग ट्रांसलेटर के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ एरर वगैरह के बारे में भी उस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारी ये श्रृंखला शुरू हो चुकी है और हम इस श्रृंखला को लगातार कंटिन्यू रखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रख सकें ओ लेवल से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।